नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर, प्रीति और विपिन। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। राजभवन पहुंच चुके हैं ओपी राजभर, जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। आरएलडी के अनिल कुमार भी पहुंच चुके हैं राजभवन। ओपी राजभर समेत 4 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार के ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। 4 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। छोटा मंत्रिमंडल विस्तार है ये। और देखिए, अब अपनी अपनी कुर्सियां भी संभालनी शुरू कर दी हैं। चारों मंत्री जो शपथ लेने वाले हैं वो पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर में शुरुआत हो जाएगी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम की। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा भी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। पंकज, छोटा मंत्रिमंडल विस्तार है। दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ के ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है, लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले जो साथ आए थे उन्हें भी साध रहे हैं और साथ ही कई जातिगत समीकरणों को भी साधा जा रहा है। जी हाँ, इसमें दोनों जो पॉलिटिकल मैसेज है वो शामिल है। एक तो पहले ये कि बीजेपी अपने सारे सहयोगी दल जो यूपी में कम से कम जो एनडीए में जो पिछले साल जुलाई के महीने में ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए थे और अब से कुछ दिन पहले आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी शामिल हुई, तो दोनों ही पार्टियों से, जयंत चौधरी की पार्टी से अनिल कुमार जो कि एससी बिरादरी के आते हैं और ओम प्रकाश राजभर जो खुद उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, इन दोनों को शामिल किया गया है। साथ ही देखें तो 2 और नाम हैं। दारा सिंह चौहान जो पूर्वांचल के पिछड़ी जाति के अगुवा हैं, वो चुनाव हार गए थे, फिर भी बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया और आज कैबिनेट मंत्री बनाने जा रही है। साथ ही गाजियाबाद में साहिबाबाद से जो रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, 2 लाख के अंतर से जीते थे वो वोट से, और सुनील शर्मा, उनको बीजेपी के कोटे के हैं दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा, यानी सहयोगी दल से 2 और बीजेपी से 2 विधायक जो हैं पश्चिमी यूपी से चुने गए हैं मंत्रिमंडल के लिए, और 2 को शामिल कराया गया है, वो हैं पूर्वी यूपी से। तो एक तरीके से देखें तो भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अगर देखें तो ओबीसी समुदाय के 2, एक सवर्ण जाति के ब्राह्मण जाति के सुनील शर्मा और साथ ही दलित बिरादरी के अनिल कुमार जो आरएलडी से बने हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये एक सामाजिक समीकरण का फॉर्मूला है जो दिख रहा है सामने मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले इस मंत्रिमंडल विस्तार पर TV9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है। पंकज हमारे साथ मौजूद हैं। 2 और खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रजेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और शंभुनाथ शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शंभुनाथ जी, खास करके अगर हम बात करें सुभाषपा के चीफ ओपी राजभर की, काफी लंबे अरसे से वो कोशिशों में लगे हुए थे कि किसी तरह से कैबिनेट में उन्हें जगह मिल पाए, वो मंत्रिमंडल में शामिल हो पाए। 5 साल बाद एक बार फिर योगी मंत्रिमंडल में उनकी वापसी हो रही है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, इसे आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दारा सिंह चौहान और इनको लिया गया है राजभर को, जी, एक असर पड़ेगा। उसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पुरकाजी से विधायक हैं अनिल कुमार, दलित बिरादरी से आते हैं, और साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। क्योंकि इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय का और कोई विधायक भी नहीं है, इसलिए अकेले विधायक हैं और उनको लिया जा रहा है। तो ये एक असर तो डालेगा हर जगह, हर बिरादरी, हर जाति और हर एक का प्रतिनिधित्व। आरएलडी से उनका समझौता हुआ है, आरएलडी से आ ही गए अनिल कुमार। इसके अलावा जो आरएलडी से लोकसभा सीटें छोड़ी गई हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिजनौर और बागपत। तो इन सब का एक जो सारा असर है वो लोकसभा चुनाव में दिखेगा। और राजभर कुछ भी हो, एक तो राजभर ज़्यादा बातचीत करने वाले हैं, ज़्यादा लोकप्रिय भी एक तरह से, वो भले न्यूसेंस क्रिएटर हो लेकिन एक उनकी लोकप्रियता है, तो उसका असर उस इलाके में पड़ेगा जहां से वो बिलोंग करते हैं। साथ में राजभर जाति जो है उसका अपना एक वोट बैंक। शुक्ला जी, आप जो बात कह रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। ब्रजेश शुक्ला जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। ब्रजेश शुक्ला जी, अभी इस वक्त जो बहुत ही छोटा लेकिन असरकारी कहा जा रहा है ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, कैसे ये 2024 में उम्मीदवारों को प्रभावित करने वाला है कैबिनेट विस्तार? इसका वास्तव में जब 2022 को विधानसभा चुनाव हुए थे तो कुछ जिलों में बीजेपी को गहरा झटका लगा था, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और 3 ऐसे जिले थे जहां उसका खाता भी नहीं खुला था, कौशाम्बी, आजमगढ़ और ये जो इनका जिला है राजभर का। तो
ये जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, अब राजभर समाज के लोग लगभग 7 जिलों में है। जब इसके बाद जो चुनाव पूरी जांच हुई सारे मामले पर टीम भेजी गई थी, उस पर रिपोर्ट तैयार की गई, तो पता चला कि अति पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं वो काफी कुछ अलग हो गए थे बीजेपी से, और इसका एक परिणाम भोगना पड़ा बीजेपी को। उसमें कई सीटों का नुकसान हुआ। इस बार जो बीजेपी ने वो सारी वो जो सामाजिक समीकरण है उसको दुरुस्त किया है। उसमें राजभर समाज के 7 जिले ऐसे हैं जहां राजभर बड़ी संख्या में है और उनका वोट भी नहीं मिला था। अकबरपुर है, आजमगढ़ है, इस तरह के बनारस है, ये 7 जिले ऐसे हैं। तो ये इसका जो असर हुआ था आपको रोक रहे हैं ब्रजेश जी, और ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप राजभवन की, जहां से इस वक्त देखिए आनंदीबेन पटेल पहुंच चुकी हैं, राज्यपाल योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, और वो सदस्यगण जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ लेनी है। कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री ओम प्रकाश राजभर, माननीय सदस्य विधानसभा जहूराबाद। श्री दारा सिंह चौहान, माननीय सदस्य विधान परिषद। श्री अनिल कुमार, माननीय सदस्य विधानसभा पुरकाजी। श्री सुनील कुमार शर्मा, माननीय सदस्य विधानसभा साहिबाबाद। अब मैं एक एक महानुभावों से निवेदन करूंगा, वो सामने आएंगे और आकर के शपथ लेंगे, माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ लेंगे। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने के लिए पधारने का कष्ट करें। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल कुमार जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अनिल कुमार
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो उत्तर प्रदेश के राजभवन में आप देख रहे थे मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। 4 मंत्री शपथ लिए हैं आज, और जिसमें 2 बीजेपी के कोटे से जबकि 2 उनके सहयोगी दलों से मंत्री बने हैं। मंत्री सुनील शर्मा को इस वक्त आप देख रहे हैं, और अब राजभवन में ये समारोह खत्म होता हुआ, और हमारे संवाददाता पंकज झा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, बहुत लंबे अरसे से इंतजार हो रहा था, लगभग 2 साल बाद ये मौका आया और पहला विस्तार इसको बताया जा रहा है। और लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित तो है, लेकिन इस जीत को और भी श्योर कर लेना चाहती है। इसीलिए सहयोगियों को भी जगह मिली और जातिगत समीकरण को भी साधने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। देखिए, एक जो इलाका जहां से ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान बहुत पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी से राज्यसभा के सांसद रहे, और आपको बताऊं कि योगी सरकार के पहली वाली जो योगी सरकार थी उसमें वो कैबिनेट मंत्री थे, वन मंत्री थे। अब अगर देखिए तो आजमगढ़ की सीट, गाजीपुर, इसके अलावा आपको बताऊं मऊ, ये सारी लोकसभा की सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी। यही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इस इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था जितनी उम्मीद की जा रही थी। तो ये जो सामाजिक समीकरण है कि चौहान, राजभर, जैसे पश्चिम में आप देखते हैं सैनी, शाक्य, अति पिछड़े जो हैं, जाट, गुजर, उसी तरीके से पूर्वांचल का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों को शामिल किया गया। अब देखिए, दारा सिंह चौहान का महत्व देखिए कि उपचुनाव हार गए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाया और फिर अब मंत्री भी बना दिया है, तो ये महत्व दिखाता है। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी चले गए, तब भी उनके 6 विधायक चुने गए थे। इतना कुछ कहते रहे, लेकिन बीजेपी में एंट्री हुई तो सहयोगी दलों को सम्मान और सामाजिक समीकरण, ये बीजेपी का फोकस है। वो जानते हैं कि जब तक जातीय समीकरण नहीं साधा जाएगा तब तक जीत नहीं हो सकती है, और बीजेपी उसी प्रयोग को आगे और बढ़ा रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार को देखें तो। हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शंभुनाथ शुक्ला जी भी मौजूद हैं। ब्रजेश शुक्ला जी, सुनील शर्मा बड़े मार्जिन से चुनाव जीता था उन्होंने, और उन्हें अब शामिल किया गया है मंत्री के तौर पर कैबिनेट में। किस तरह से वो आसपास की सीटों को प्रभावित करते हैं, उनका इस वक्त शामिल किया जाना ये किस राजनीतिक रणनीति की तरफ इशारा करता है?
देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे प्रदेश में हमारे ख्याल से वो सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। और साहिबाबाद से वो चुनाव लड़े थे और जीते थे, और इसका असर वहां पर होगा। वास्तव में ब्राह्मण भी साधना है वहां पर, जैन आ गए हैं, जाट मतदाता अब उसके सामने कोई ही चक नहीं बाकी बची है, क्योंकि पहले ही मोदी के साथ था। लेकिन अब जो है जैन के आने के बाद मुझे जो लगता है, जो सामाजिक समीकरण जो दिख रहे हैं वो पूरी तरह उनके साथ जाएंगे। आज पिछड़ा भी बीजेपी के साथ है। ये सारे समीकरण बिछाए गए हैं और उसको उसी हिसाब से चेहरे कुछ है, लेकिन उसकी जो मारक क्षमता वो बहुत दूर तक है। चाहे शर्मा जी हो या दारा सिंह चौहान हो या ओपी राजभर हो या अनिल कुमार हो, इनका अपना वो अनिल कुमार को, अब ये पहले राजपाल बालियान का नाम आ रहा था क्योंकि वो जन के बहुत नजदीक है, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि एक सीट थी, उसमें ये संदेश देना था। कारण क्या है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलित भी काफी बड़ी संख्या में है और उस पर मायावती का गहरा प्रभाव रहा है। अब ये कोशिश होती है, राजनीतिक दल ये कोशिश करते हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, और तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे इस वक्त लगते हुए हमें नजर आ रहे हैं। शंभुनाथ शुक्ला जी, देखिए लगातार हम जिक्र कर रहे हैं जातिगत समीकरणों का। यूपी की सियासत को अगर देखा जाए तो जाति है कि जाति नहीं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हमारे लिए, हमारी नजर में 4 ही जातियां हैं, युवा, महिलाएं, किसान और गरीब। लेकिन जब भी या तो टिकट बंटवारा हो या फिर मंत्रिमंडल गठन हो या विस्तार हो, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखना बहुत अहम हो जाता है। कैसे आप देखते हैं इसे? देखिए, बीजेपी सरकार इस बार तो हर तरह से जाति समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। खासतौर पे अभी जो लोकसभा के टिकट घोषित किए उसमें देखिए सबसे ज्यादा फोकस उसका ओबीसी पे है, क्योंकि पता है कि ओबीसी के समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी है। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर हों या दारा सिंह चौहान हो, उनको मंत्री बनाया गया। यहाँ पर दलित कोटे से अनिल कुमार को बनाया गया, पुरकाजी से जो विधायक हैं। लेकिन एक ब्राह्मण कम्युनिटी ऐसी है जो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग समान है, सभी जगह कुछ ना कुछ वोट उसका है, चाहे वेस्ट हो, चाहे बुंदेलखंड हो, तराई का इलाका हो या ईस्टर्न यूपी हो। इसलिए एक कोई ब्राह्मण चेहरा यहाँ से लाना था। उसमें खासतौर पे इस पूरे इलाके में साहिबाबाद एक ऐसी सीट है जो शहरी सीट भी है और जिसमें वोटर भी काफी हैं। जी। पूरे साहिबाबाद का जो इलाका है, इसमें इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, ये जो इलाके हैं, इनमें बाहर के लोग हैं और मोस्टली अगड़ी जातियों के लोग हैं। तो अगड़ी जातियों से या ब्राह्मण चेहरे के तौर पे एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है, सुनील शर्मा, वो यहाँ से जीते हुए, इसलिए उनको मंत्री बनाया गया। और 2017 और 2022 दोनों ही विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीते। और सुनील शर्मा कुछ उन्होंने अपने बूथ लेवल पे भी ब्राह्मणों के कुछ सम्मेलन भी बुलाए, कुछ करते रहते हैं। इसका भी एक असर पड़ा कि ब्राह्मण थोड़ा एक्टिव, वेस्टर्न यूपी में ज्यादा एक्टिव हो गया और एग्रेसिव भी है। जो कि ईस्टर्न यूपी में नहीं। ईस्टर्न यूपी में ब्राह्मण उस तरह से, उसकी आबादी ज्यादा है तो उस तरह से एग्रेसिव नहीं है। वेस्टर्न यूपी में ज्यादा एग्रेसिव है और इस सब को यहाँ बीजेपी कहीं ना कहीं, जैसे परशुराम सम्मेलन है, कुछ ना कुछ करती रहती। सर, ये जो डिटेल आप लगातार कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा सूबा है, 80 सीटें लोकसभा की आती हैं और ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार का 2.0 ये जो मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है, इसका बहुत जल्द असर भी 2024 के चुनावों में, लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आपका शुक्रिया शंभू जी, साथ ही ब्रजेश जी आपका भी, और पंकज आपका भी धन्यवाद। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी राज्यों में विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। आज ओडिशा को 19,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की उन्होंने सौगात दी है। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने प्रदेश को 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होगी। मैं इन परियोजनाओं के लिए ओडिशा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज देश में ऐसी सरकार है जो वर्तमान की भी चिंता कर रही है
और विकसित भारत का संकल्प लेकर भविष्य के लिए भी काम कर रही है। बीजू पटनायक की जयंती पर आज ओडिशा पहुंचे पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ मंच साझा किया और बीजू पटनायक को मंच से याद किया। और पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी जहां भी रैली करने जा रहे हैं वहां पर परिवारवाद पर जमकर हमला बोल रहे हैं। ओडिशा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने फिर से एक बार विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला बोला। आपकी विचारधारा, इंडिया अलायंस की विचारधारा फैमिली फर्स्ट है, परिवार प्रथम है। मोदी की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जीते हैं और मोदी भारत के हर परिवार के लिए खटता है, खपता है। ये परिवारवादी अपने बेटे बेटियों, नाती पोतों, भाई भतीजों, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर की सोचते हैं। ये इंडी गठबंधन भी इसीलिए बनाया गया है। लेकिन मोदी देश के करोड़ों बेटे बेटियों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए डटा हुआ है। इससे पहले पीएम मोदी ने तेलंगाना को 6,800 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। संगारेड्डी में भी मोदी ने परिवारवादी राजनीति का विरोध किया। जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? जब मैं ये कहता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं? जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। और जन विश्वास रैली में लालू यादव के पीएम मोदी पर हमले के बाद बीजेपी ने विपक्ष को निशाने पर लिया है। बीजेपी के नेताओं ने पहले तो अपना एक्स हैंडल था जो उस पर अपना बायो चेंज किया और लिखा मोदी का परिवार, और अब दिल्ली में मोदी के परिवार के पोस्टर लगा दिए गए। दिल्ली के आईटीओ, मंडी हाउस और दूसरी जगहों पर होर्डिंग्स लगे हैं जिस पर लिखा गया है हम भी हैं मोदी का परिवार। पोस्टर्स पर बीजेपी दिल्ली उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा का नाम लिखा है। पोस्टर पर यह भी लिखा गया है कि 140 करोड़ जनता है मोदी का परिवार। देश के बच्चों का भी जिक्र है। इन पोस्टर्स के जरिए इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भी निशाना साधा गया है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बयान पर पीएम मोदी के इस पलटवार के बाद बीजेपी ने विपक्ष पर एक बार फिर से आक्रामक अंदाज में हमला किया है। कल बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने एक्स पर अपना बायो बदला और लिखा मोदी का परिवार, और अब दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं ये पोस्टर्स। 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार शब्द को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी, बीजेपी ने मैं भी चौकीदार करके एक पूरा कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाया था, और अब उसी तरह का कैंपेन मोदी का परिवार पहले सोशल मीडिया और अब पोस्टरों के जरिए सामने आ गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बयान के समर्थन में लगातार पार्टी खड़ी हुई है। तेजस्वी ने बीजेपी के परिवार कैंपेन पर क्या कहा है और एनडीए के साथ रह चुके चिराग पासवान की नाराजगी पर क्या बोले, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं।
लालू यादव ने मोदी पर परिवार को लेकर हमला किया। जवाब में पीएम मोदी ने 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बता दिया। इस सियासी संग्राम में अब तेजस्वी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए पीएम ऐसे बयान दे रहे हैं। 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं। तेजस्वी से जब एलजेपी के नेता चिराग पासवान की नाराजगी की चर्चा से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई चर्चा है तो इस पर निर्णय तो खुद चिराग पासवान को ही लेना होगा। इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। और मध्य प्रदेश में इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है। आज ये यात्रा शाहजहांपुर पहुंची, जहां पर एक बड़ा ही रोचक नजारा देखने को मिला। रिपोर्ट देखिए। राहुल की यात्रा के दौरान शाहजहांपुर में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। मोदी 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 का नारा सुनकर राहुल का काफिला रुक गया। राहुल अपनी गाड़ी से उतरे और नारा लगा रहे युवाओं से मिलने जा पहुंचे, जिसके बाद राहुल के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने न केवल नारेबाजी की बल्कि राहुल गांधी को आलू भी दिए। इस पर राहुल गांधी ने नारे लगा रहे लोगों को थैंक्स कहा। हालांकि इसके बाद राहुल ने यहां लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान भी कुछ लोगों ने ये कहते हुए राहुल को टोका कि मोदी जी ये नहीं चाहते। जय श्री राम बोलो और भूख चलाई जा रही है समाज में। जो बीजेपी धर्म को धर्म से लड़ाती है, जात को जात से लड़ाती है, भाषा को भाषा से लड़ाती है, उसके खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बाद ए राजा ने भगवान राम पर विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। ஆனால் நீ சொல்லுகிற கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால், இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால், இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால், அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம், தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது। நீ வேணா சொல்லி பார், ராமனுக்கு எதிரி। 2024 चुनाव के लिए इंडी गठबंधन में शामिल डीएमके नेता ए राजा का ये वही बयान है जिससे सियासी संग्राम मचा है। ए राजा ने ये भी कह दिया कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। बीजेपी ने उनके बयान को देश तोड़ने वाला बताया। ये सब वो लोग हैं जो हिंदी को गाली निकालते हैं, हिंदुस्तान को ख़त्म करने की बात करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, टुकड़ों टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने राज्यसभा के सांसद जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को कुचलने की बात करते हैं। खास बात यह है कि इससे पहले डीएमके के ही नेता उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से सनातन विरोधी बयानबाजी के मामले में फटकार लग चुकी है। और अयोध्या के राम मंदिर पर टीएमसी विधायक रामेंद्र सिन्हा रॉय के दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने इसको लेकर टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने टीएमसी विधायक के बयान को लेकर पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी पर हमला बोला। साथ ही टीएमसी विधायक रामेंद्र सिन्हा रॉय के बयान को सामांती सोच वाला बताया। ये बहुत ही कुत्सित सोच है। ममता जी आप खामोश क्यों हैं? आपने कुछ बोलबेन की खाली काली मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे ममता जी? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। इसलिए ये जो टिप्पणी की गई है वो देश के गरीबों का अपमान है, देश के पिछड़ों अति पिछड़ों का। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक के बयान पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है।
बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। शाहजहां शेख की कस्टडी लेने पहुंची है सीबीआई। कोलकाता में पुलिस मुख्यालय पहुंची है सीबीआई। पुलिस फोर्स के साथ 3 सदस्यीय टीम भी पहुंची है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने का आदेश दिया था। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के लिए इंसाफ की मांग की है। तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान लोगों ने काले झंडे के साथ अपनी नाराजगी जाहिर की। विरोध प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि ममता सरकार के संरक्षण में महिलाओं का उत्पीड़न किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिर तक आरोपियों को बचाने में जुटी रहीं। कार्यकर्ताओं ने संदेश खाली के दोषियों को फांसी देने की मांग की। एबीवीपी की तरफ से संदेश खाली घटना के विरोध में राजस्थान में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के साथ पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। लोकसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल से टकराव की तस्वीरें अभी से सामने आने लगी हैं। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी के नेताओं की तरफ से उनके बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए। साथ ही दीवार पर नारे लिखने के दौरान उनके साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। এখানে দেওয়াল লিখন সময় ওখানে থানা মুজে ফাড়িতে ফাড়াফাড়ি করেছে, ওকে থাপ্পড় মারিছে, কিন্তু এটা ভুলে গেছে টিএমসি কি আমরা বিজেপির লোক যতই চমকা চমকি করলে আমরা ভয় খাবো না, আরও লড়াই করব। এই ব্যানার ফাড়লে জন্য আমি এখন আমরা আন্দোলনে নামবো। কেন ব্যানার ফাড়বে? কিসের ভয়? কিসের ভয়? বিজেপি জনে ভয়। যতই তোমরা আনাসানি করে লাও, বিজেপি ভয় খায় না, বিজেপি জিতবে। যতই তোমরা আমাদের উপর ব্যানার ফাড়াফাড়ি कुछ হবে না, মানুষ। पश्चिम बंगाल के जिस लोकसभा इलाके में यह घटना हुई, वहां से बीजेपी ने पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। फिलहाल यहां से टीएमसी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। और अहम खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं जस्टिस गांगुली। चुनाव की सीट पार्टी तय करेगी, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद जस्टिस गांगुली की तरफ से कहा गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के बतौर जज अभिजीत गांगुली ने सोमवार को दोपहर ठीक 2:47 पर अपने लंबे न्यायिक करियर का आखिरी फैसला सुनाया। इसके बाद वो अपने कक्ष से निकल गए। उनका आखिरी फैसला ईस्ट मेदिनीपुर जिले के एक जज को बर्खास्त करने से संबंधित था। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से इस मामले पर विचार कर ऐसा करने की सिफारिश की। ये भी दिलचस्प संयोग है कि उन्होंने जिस मेदिनीपुर जिले से संबंधित फैसला सुनाया, उसी जिले से उनकी नई राजनीतिक पारी शुरू होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि वो किस सीट से लोकसभा में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। अभिजीत गांगुली ने कहा कि सीट पार्टी तय करेगी। I cannot say that. It will be decided by the high authorities of BJP, the election committee of BJP. Sir, when will you join BJP? Maybe on 7th. Maybe on 7th in the afternoon. There is a tentative program when I'll join BJP. अभिजीत गांगुली अपने फैसले के दौरान तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। इन फैसलों में नौकरी घोटाले में जांच, 32,000 शिक्षकों की बहाली रद्द करने जैसे फैसले शामिल रहे हैं। कैस्ट्रॉल, सीआरबी, टर्बो मैक्स और टीवी9 नेटवर्क मिलकर लेकर आए हैं कैस्ट्रॉल सीआरबी टर्बो मैक्स प्रगति की पाठशाला। इस पहल का मकसद है देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के साथ साथ ट्रक ड्राइवर्स को अपस्किल करना
और इसमें देश के अलग अलग ट्रांसपोर्ट नगर में प्रगति की पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका हिस्सा बनकर हमारे ट्रक ड्राइवर्स भाई 4 जरूरी पहलुओं के बारे में जान रहे हैं। ड्राइविंग सुरक्षा, ट्रक ओनरशिप, नई तकनीक और बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कैस्ट्रॉल, सीआरबी, टर्बोमैक्स और टीवी9 नेटवर्क मिलकर एक ट्रांसफॉर्मेटिव पहल लेकर आए हैं। कैस्ट्रॉल सीआरबी टर्बोमैक्स प्रगति की पाठशाला। इसमें देश के अलग अलग ट्रांसपोर्ट नगर में प्रगति की पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में गोरखपुर में भी कैंपेन के तहत प्रगति की पाठशाला का आयोजन किया गया। इसका हिस्सा बने ट्रक ड्राइवर भाइयों ने 4 जरूरी पहलुओं के बारे में जाना। इनमें शामिल है ड्राइविंग सुरक्षा, ट्रक ओनरशिप, नई तकनीक और बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। ट्रक के बारे में जानकारी मिली है कि ट्रक को कैसे रख रखाव किया जाए और स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है और साल में 2-3 बार होना चाहिए और ये अच्छा प्रोजेक्ट है। सब कुछ शिक्षित होना चाहिए और आने वाला समय ऑटोमेटिक बन रहा सब चीज। पहले का जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। गाड़ी को सुरक्षित करने के लिए और इंजन को सेफ्टी करने के लिए, सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए यही सब पाठशाला में सिखाया गया है। कैस्ट्रॉल सीआरबी टर्बोमैक्स प्रगति की पाठशाला के जरिए देश के ट्रक ड्राइवर्स तरक्की की नई राह से जुड़ रहे हैं। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए टीवी9 भारतवर्ष के साथ।